प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी, माशी और आइनी बहरान के हवाले से। और इस वक्त इस हुकूमत को अभी चूँकि 3 महीने भी नहीं हुए और इत्तेहादी नाराज़ हैं, नाला हैं, शिकवे शिकायत शुरू हो चुके हैं। चूँकि इलेक्शन का साल है, 1 साल के बाद तो इलेक्शन अल्टीमेटली होंगे, अगर उससे पहले नहीं हुए तो महंगाई बहुत ज़्यादा है और इत्तेहादी जमातें जो हैं वो शिकवे शिकायत कर रही हैं। साथ ही साथ ज़िमनी इंतखाबात हैं पंजाब के अंदर। ब्रिगेडियर साहब किस तरह देखते हैं इस हुकूमत को? अभी चूँकि इक़्तिदार संभाला ही नहीं है और इत्तेहादी जो हैं वो जिन इत्तेहादियों के बुनियाद पे ये हुकूमत 2 वोट की अक्सरियत से कायम है, 6 वोट हैं MQM पाकिस्तान के और वो नाराज़ हो रही है। और मौलाना फजल रहमान साहब भी नाराज़ नज़र आ रहे हैं, बलूचिस्तान की पार्टियाँ भी नाराज़ नज़र आ रही हैं। तो ये मामला कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, जो पोलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त हमारी हैं, जो मिली और PDM को उन्होंने बनाया, इससे मैं अगर ज़्यादा सख्त ना हो तो उसको मैं गैर फितरी इत्तेहाद कहूँगा, क्योंकि माजी के अंदर ये पोलिटिकल पार्टीज़ काफ़ी हद तक एक दूसरे के खिलाफ मुख्तलिफ बयानात देते रहे। अब वो ये PTI गवर्नमेंट की शायद बहुत बड़ी वीकनेस थी कि उन्होंने इतना वैक्यूम क्रिएट कर दिया बिकॉज ऑफ द बैड गवर्नेंस कहें, बिकॉज ऑफ द इंट्रा जो उनकी पोलिटिकल पार्टी के अंदर जो लोगों की रिजेंटमेंट थी, कि इतना वैक्यूम मिल गया कि उसमें PDM की पार्टीज़ ने आके उनको आउट कर दिया। ये जो कहते हैं कि वो उनको ख़रीदा गया या किया गया, इनको खुद मेरे ख्याल में PTI के जो लोग थे शायद वो इतने नालान थे अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से कि वो उन्होंने छोड़ना उसको मुनासिब समझा और वहाँ जाकर ज्वाइन किया। ये हमेशा से गैर फितरी रहा। इनके मंशूर की शायद ही कोई चीज़ ऐसी हो मासवाए चंद एक जनरल चीज़ों के जो मिलती हो, बाकी सारे डिफरेंट हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी तो मिलती है सर, मतलब फोर्सेस वाला अगर जनरल हम कहें तो वो तो मिलती है सारी तो वो मिलती है, बाकी का मुझे नहीं पता। लीविंग असाइड दैट, लेकिन मेरे ख्याल में मंशूर इनके काफ़ी जो है वो क्रिस क्रॉस कर रहे होते हैं। तो उसमें अब जब इंटरेस्ट की बात आती है तो उसमें सिंध के हिसाब से और शहरी इलाकों के हिसाब से खास करके जिस तरह कल MQM ने उस पर काफ़ी रिजेंटमेंट दिखाई, उधर बाप पार्टी ने नेशनल असेंबली के अंदर दिखाई, तो एक गैर फितरी इत्तेहाद के इंडिकेशंस आना शुरू हो गए हैं। लेकिन ये जो नून लीग की जो लेड गवर्नमेंट है, ये इतने सियासी तौर पे इतने मंजे हुए लोग हैं कि मुझे फिर भी उम्मीद है कि ये इनको यकजा रखेंगे। बिकॉज कोई किसी गवर्नमेंट, किसी पोलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट हो, हमारा कंसर्न पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी है। इस वक्त जितनी पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है आपकी मईशत पे सीरियसली इफेक्ट कर रही है। आपके यहाँ कोई दूसरा बंदा आकर, बाहर से तो आना बंद ही हो गए, इंटरनल भी जिन्होंने पैसे लगाने थे उन्होंने पैसे हाथ रोक लिए कि बनेगा क्या। तो लिहाजा फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान आई वुड से कि हमें एक पेज पे एक तरह सोचें। जब इलेक्शंस होंगे तो अवाम है वो डिसाइड कर लेगी, लेकिन पाकिस्तान की खातिर इस तरह का सिर्फ पाकिस्तान का सोचें। बहुत अच्छी बात की आपने। साथ ही साथ आप ये कह रहे हैं कि शायद कोई टेक्नोक्रेट टाइप का सेटअप भी आ रहा है, सिस्टम बदलेगा, तो सर ज़्यादा तजर्बे करके पाकिस्तान अगेन डिट्रैक्ट नहीं होगा? टेक्नोक्रेट का सिस्टम पहले भी जब आप लेकर आते हैं, निगरान हुकूमत लेकर आते हैं, वो सारे मोस्टली जो है टेक्नोक्रेट्स ही होते हैं। तो अगर हम इलेक्शंस की तरफ जाने का होता है, जैसे भी पंजाब असेंबली के अंदर फिर दोबारा से नंबर गेम चलना शुरू हो गई है, तो फिर टेक्नोक्रेट्स वाला शायद उस तनाजुर में लोग कह रहे हैं। तजुर्बात की बात तो नहीं है, लेकिन आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को निगरान में तो बिठा नहीं सकते। तो आपने गैर सियासी कह लें या लेस एफिलिएटेड लोगों को अपने बिठाना है। सिस्टम को आगे लंबा चलाना है। निगरान तो वैसे अमूमन 3 महीने के लिए आता है ना। तो आपको लगता है फुरकान हसन साहब कि ये जो हुकूमत है इस पे जो बोझ जिस तरह बढ़ता जा रहा है, और चूंकि जिस तरह ये गैर फितरी इत्तेहाद की बात कर रहे थे, अल्टीमेटली इन लोगों ने इलेक्शंस में जाना है। और आपने देखा कि बल्दियाती इंतखाबात सिंध के जो हुए पहला मरहला, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब का जो ग्रुप था, राशिद सुमरो साहब ने बड़ी सख्त बातें की और ज़ाहिर उनसे मैंडेट उनका छीन लिया गया। तो वो ये कहते हैं कि अगर इसी तरह चलना था तो फिर हम अलग होंगे और इसके खिलाफ, सरदारी माफिया के खिलाफ हम कैंपेन चलाएंगे। देखिए, मैं तो बड़े सालों से इस बात का कायल हूँ कि जमहूरियत से यही सब कुछ निकलेगा जो निकलता आ रहा है। हमारा मसला ये है कि हम तवक्कुआत जो है ना वो गधे से घोड़े वाली कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये डिलीवर कर सकता है। आप देख लें, कोई एक मैटर ऐसा है जिसमें इसने डिलीवर किया और ये नहीं डिलीवर कर सकता। हमने कोशिश करके देख ली, कुछ और साल कर लें। इसी कोशिश में हम देख ले पेट्रोल के प्राइसेस कहां पहुंच गए, डॉलर का मसला कहां से ये सिस्टम सर बांग्लादेश में, इंडिया में, दुनिया भर में कामयाब है, हमारे पास क्यों नहीं है? आप अगर यही झूठ हमें बताया जा रहा है। अगर ये सिस्टम इंडिया में डिलीवर कर, भाई इंडिया में तो कोई मुशर्रफ नहीं आया, कोई अयूब खान, कोई आया खान नहीं आए ना, कोई ब्रिगेडियर साहब नहीं आए। इंडिया में 25 करोड़ लोग बेघर क्यों हैं? फिर कोई मुझे जवाब दे दे। अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था, देखे ना सर मेरा कहने का मतलब है अगर डिलीवरी हो सकती होती तो इंडिया में आज होमलेसनेस
ترس ختم ہو گئی ہوتی, بھوک ختم ہو گئی ہوتی. انڈیا میں اس نظام نے بالکل ڈیلیور نہیں کیا. ہاں مکیش امبانی کو پیسے والا بنا دیا, اس کی بیوی کو $7 ارب وہ گفٹ کر سکتا ہے, بقیہ 25 کروڑ لوگ وہاں بھی ذلیل ہیں. دوسری بات بڑی امپورٹنٹ, بنگلہ دیش کا آپ نے نام لیا, آپ دیکھیں 71 سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ پروسٹیٹیوٹس بنگالی تھی. کیا آج ختم ہو گئی؟ نہیں, ابھی بنگلہ دیش میں 32 لوگ سیلاب میں مرے, جو یہ ہمارے ساتھ تھے تب بھی یہ ہوا. یہ ہمیں جھوٹ بتاتے ہیں. دیکھیں اگین انڈیا میں 20% لوگ, بنگلہ دیش میں 20% لوگ بنگلہ دیش کی 65% ویلتھ پہ بیٹھ گئے جا کر, اور غربت وہی ہے. انڈیا بنگلہ دیش میں بھی وہی حال ہے جو انڈیا میں حال ہے, جو پاکستان میں حال ہے. اور اس حال کی ایک اور وجہ بتاؤں. دیکھیں ابھی شروع میں آپ نے پروگرام میں بجلی کے مسئلے پہ بات کری. بجلی کے مسئلے کا حل کیا ہے نا؟ کون سی حکومت ہے جو آ کے یہ کہے کہ ہم بجلی کے ریٹ گرا دیں گے؟ کوئی بھی نہیں ہے کہہ رہا, کیونکہ گرا ہی نہیں سکتے. کیسے گرائیں گے؟ کیوں نہیں گرا سکتے؟ کیونکہ آپ نے ادارے کو پرائیویٹائز کر دیا. دیٹ از دا ریزن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس میں بتاتا چلوں, مسلمان 3 چیزوں میں مشترکہ شراکت دار ہیں, بخاری. اس میں ایک ہے آگ, پانی, چرواگاہیں. آگ کو فقہا نے انرجی ریسورس سے تشبیہ دی. اس کا مطلب وہ چیز جو پبلک کے استعمال کی ہے اسے پرائیویٹائز نہیں کیا جا سکتا. تو ابھی یہ خود کہتے ہیں کہ ہمارا تیل جو ڈگ ہوتا ہے اور باہر نکلتا ہے اس کی کاسٹ $22 ہے, لیکن عوام کو وہ $122 ارب میں دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آرامکو کے کچھ شیئر ہولڈرز کو پیسے والا بنانا ہے. اگین مسئلہ یہی آ گیا, یہ نظام کا فالٹ ہے. کچھ لوگ پیسے والا بننے کے لیے آئل اینڈ گیس کے ریزروز پہ قابض ہو کے بیٹھ گئے. جب تک ان کا قبضہ آپ ختم نہیں کریں گے دنیا کے 7 ارب لوگ ذلیل ہی رہیں گے. حل نہیں ہوگا یہ مسئلہ. دیکھتے ہیں اس کا مسئلہ حل کیسے ہوگا. صدیق الفاروق صاحب, چونکہ سسٹم کی بات ہو رہی ہے, آپ کی حکومت اتحاد, غیر فطری اتحاد کی بھی بات ہو رہی ہے. اتحاد ظاہر آج MQM نے بڑی سخت زبان استعمال کی, اور اس سے پہلے اسلم بوتانی صاحب کو آپ نے بھی سنا, جو بلوچستان کی جماعتیں ہیں ان کے کنسرن ہیں وہ حل نہیں ہو رہے. ابھی تو کہا یہ جا رہا, آج بڑی یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید اس حکومت کے بھی جانے کا وقت ہو چکا ہے. تو ابھی تو 3 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے. وہ کہتے ہیں نا کہ گاؤں وسا نہیں اور لٹیرے آگے. تو یہ کیوں ہر دفعہ سسٹم اتنی جلدی کلوز ہو جاتا ہے, یا کلوز ہونے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں؟ اور آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے کہ جب MQM ادھر ادھر ہوتی ہے یا بلوچستان کی پارٹیاں ہوتی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے, ادروائز وہ اتنی جلدی تو پیچھے نہیں ہٹتی. تو کیا ریزن ہے؟ واقعی میں اس طرح کی کوئی خبر ہے؟ اور دوسری طرف ٹیکنوکریٹ سسٹم کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا آپ چونکہ ذرا آپ کی حکومت ہے, حکومتی پارٹی کے آپ سینئر لیڈر ہیں, کچھ عوام کو بتائیں سر کہ ادھر ہی ہیں آپ اگلا 1 سال. دیکھیے, ٹیکنوکریٹ کی حکومت لائیں یا جناب اسٹیبلشمنٹ کی آمریت ہو جائے یا کچھ اور بادشاہی لے آئیں, یہ سارے نظام آزمائے ہوئے ہیں ماضی میں بھی, اب بھی ادھر ادھر ہوتے ہیں. جمہوریت پر پاکستان میں کب اس کو صحیح طرح سے آئین کے مطابق چلنے دیا گیا؟ کبھی ماشاء اللہ آتا ہے تو پہلے, ہاں اس سے پہلے چلے جائیں, لیاقت علی خان صاحب کی شہادت, اس کے بعد کس طرح مرزا اسکندر آتا ہے, پھر کیا کچھ ہوتا ہے, پھر بنیادی جمہوریتوں کا ڈھانچہ ماشاء اللہ کے تلے, پھر اس کے بعد جناب ایک اور ٹیک اوور کرتا ہے, اس کا نام یحییٰ خان ہے, ایسا پیغمبری نام, اور پھر وہ ملک کو 2 ٹکڑے کر کے چلا جاتا ہے. پھر جناب علی کچھ دیر ایک نظام چلتا ہے, پھر آتے ہیں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, اور پھر جناب یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ دیکھیں. جمہوریت کو اب تک پورے طور پر اس آئین کے مطابق ہی جو 73 کا آئین ہے چلنے ہی نہیں دیا گیا. اسی لیے تو کبھی یہ دیکھیں نا, بات ہوتی ہے جی نیوٹرل ہیں, نہیں نیوٹرل ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یا تو کوئی ایک نظام بھی عوام کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہوگا نا. اگر اسلام بھی کی بات کرتے ہیں تو پھر اسلام میں بھی اللہ نے عوام کو مشاورت میں شامل کرنے کا کہا ہے, پھر وہ کر لیں. جمہوریت میں کوئی صورت, لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ابھی جیسے بڑا ریسنٹ پاسٹ میں جاتے ہیں تو تحریک عدم اعتماد آپ لے کے آئے, اس میں کون سا کوئی عوام سے آپ نے پوچھا تھا کہ ہم لائیں تحریک عدم اعتماد یا نہ لائیں؟ تو یہ سسٹم ہم خود ہی توڑتے ہیں, کسی حکومت کو جلدی بھیج دیتے ہیں. کوئی بھی پرائم منسٹر مدت پوری نہیں کر سکا. اس دفعہ لگ رہا تھا کہ خان صاحب شاید 10 سال کے لیے آ رہے ہیں, جس طرح وہ بتاتے تھے, لیکن وہ بھی چلے گئے. تو سر سسٹم کو مضبوط تو ہم لوگ مل کر ہی نہیں انہیں دے رہے نا صاحب. میں نے قبلہ بات آئین کی ہے, اس آئین میں عدم اعتماد اور مڈ ٹرم الیکشنز کی بات موجود ہے.
इसको तो आप गैर आईनी और गैर जमहूरी गैर आईनी नहीं, लेकिन गैर आईनी तो नहीं है सर, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन गैर जरूरी था। ये नहीं करते तो शायद सिस्टम बहुत बेहतर चल रहा होता ना। गैर आईनी तो नहीं, मैं नहीं कह रहा कि गैर आईनी था, ये आपका हक है। मुझे आपके एक सवाल का जवाब और भी देना है। जी जी, ये गैर आईनी नहीं था, इस पे मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं। ठीक। दूसरी बात यह है, मौजूदा इत्तेहादी या मखलूत हुकूमत है, मखलूत हुकूमत एक कमजोर हुकूमत होती है, और बिलखुसूस उस सूरत में जब 2, 3, 4 वोट के फर्क से हुकूमत बनी हो। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो पार्टियां इन्होंने मिल के मखलूत हुकूमत बनाई है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI तो उनमें नहीं थी, और भी कुछ पार्टियां नहीं थी। वो कुछ और पार्टियों ने वो मजा चख लिया है पिछली हुकूमत, पिछली लीडरशिप का, इसलिए उन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को राजी भी रखना है, उन्हें अपनी राय का इजहार भी करना है, सख्त सुस्त भी कहना है। लेकिन मेरा ख्याल है ये चलेगी हुकूमत, जो इस असम्बली की बाकी आईनी मुद्दत है बाकी वो ये पूरी करेगी। और कुछ जो ग्रांट्स और कुछ इमदादें आई हैं उसमें कुछ जमानतें भी दी गई हैं। अच्छा। तो मैं समझता हूँ हर बात नहीं सामने करने की कि ये इंशाल्लाह हुकूमत चलेगी अपनी आईनी मुद्दे। सिद्दीकुल फारूक साहब, हम तो दुआ करते हैं कि सर 1 साल चले आगे भी आप जीते, हमें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान बेहतर हो, तरक्की करे, आगे बढ़े। लेकिन आपने जो बात की ना कि इनके भी मसले होते हैं, ज़रा इन्होंने अपने अपने हलकों में जाना होता है। तो सर ज़ाती मफाद कब तक पाकिस्तान के मफाद पर हम कुर्बान करते रहेंगे? हमें तो पाकिस्तान के मफाद देखने होंगे ना, कोई भी हो, मैं हूँ, आप हैं, एक सियासतदान है, टीचर है, डॉक्टर है, वकील है, सहाफ़ी है। पाकिस्तान का मफाद भी तो है, रियासत का मफाद भी तो है। हम मफाद रियासत का भूल जाते हैं और ज़ाती मफाद शुरू कर देते हैं। रियासत जितने अच्छे निज़ाम के तहत, जमहूरी निज़ाम के तहत चलेगी, इदारे बनेंगे, अवाम की तरबियत भी होगी और ये बातें नहीं होंगी। लेकिन उसूली तौर पर और फितरी तौर पर इंसान इंसान है। वो अल्लाह पाक ने कहा है ये उजूला, जल्दबाज भी है, ये लालची भी है, ये कमजोर भी पैदा किया गया है, ये उसकी फितरत में चीजें हैं। तो इनसे जब अल्लाह ताला के करीब होगा, अपनी तरबियत बेहतर करेगा, अपने आप को अल्लाह ताला के सामने जवाब दे समझेगा, और हमारे अरकान भी अल्लाह के सामने, उसके बाद पार्लियामेंट के सामने भी अपने आप को जवाब दे समझेंगे, तो वो जो बातें आप कह रहे हैं वो दूर होती चली जाएंगी। ठीक है सर, ग्रेजुएट। ठीक। फुरकान हसन साहब, आखिरी पॉइंट क्या समझते हैं आप, कैसे हम एक कौम बन सकते हैं? चीज़ें सियासी मफादात से बालातर होकर, ज़ाती मफादात से बालातर होकर, तो ही तो सिस्टम, देखिए मुश्किल वक्त में ही तो साथ देना होता है ना। अगर तो अच्छा ही हो और जब मुश्किल वक्त हो तो मैं अपने ज़ाती मफाद में लग जाऊँ, तो कौमें तो नहीं बनती ना फिर। देखिए 50-60 साल हो गए इलेक्शंस को होते हुए, हमें आज भी पाकिस्तान का टर्नआउट 22%, बाई इलेक्शंस में 8%, 32% है। मरे हुई वोटिंग का आप देखें तो मुझे तो ऐसा लगता है 72% लोग ऑलरेडी इस निज़ाम को रिजेक्ट कर चुके हैं। रह गई बात आपकी कि हम एक कैसे होंगे। देखिए हम एक सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से हो सकते हैं, और वो तरीका है हम सबका नज़रिया। जैसे वेस्टर्न सोसाइटी एक है, उन सबका नज़रिया एक है, और वो नज़रिया है आज़ादी, फ्रीडम। अगर ओबामा ने कहा ना बिल पेश करके कि मर्द मर्द की मोहब्बत जायज है, तो कोई रोड पे नहीं निकला ये नारा लगाते ओबामा कुत्ता हाय हाय। आप समझिएगा बात को। तो वेस्ट की जो बुनियाद है वो आज़ादी है, हमारी नजरियाती तौर पर जो बुनियाद है वो गुलामी है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हम सब एक सिर्फ तभी हो सकते हैं जब हम पर निज़ाम भी वही लाया जाए जो हमारे नजरिए से निकलता है। ये नहीं हो सकता कि नजरिया अल्लाह और उसके रसूल का हो, निजाम एडम स्मिथ का हो। बिल्कुल नहीं, खान साहब बिल्कुल नहीं ला रहे थे। नहीं, खान साहब बिल्कुल नहीं ला रहे थे। खान साहब हमारे नजरिए की बुनियाद का फायदा उठा रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इससे पहले पाकिस्तान की सियासी जमहूरी इस्लामी जमातें उठाती रही हैं। तो खान साहब में और उनमें कोई फर्क नहीं। ठीक है सर, बिरजी साहब, किस तरह हम एक कौम बन सकते हैं और किस तरह हम पाकिस्तान को इससे मुश्किल वक्त से निकाल सकते हैं? हुकूमतें कोई भी हो, हमें ज़ाहिर है हुकूमत का साथ देना होता है, कोई भी हुकूमत हो, रियासत हो, तो चूंकि पाकिस्तान है तो सब कुछ है ना। फिर मैं दोबारा ये कहूँगा, पाकिस्तानी कौम एक इंतहाई रिजिलियंट कौम है। जी जी। जब ये 237 रुपए का पेट्रोल और 269 समथिंग का जब डीजल हुआ था तो लोगों ने कहा था लोग सड़कों पे आ जाएंगे। ठीक। लेकिन फिर भी लोगों ने उसको बर्दाश्त किया, उसमें आर्गूमेंट्स निकाले, गरीबों ने भी निकाले कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट इतने सख्त फैसले अगर करे तो मजबूरी तो होगी। ठीक। तो पाकिस्तानी एज अ कौम मेरे ख्याल में दुनिया की नंबर 1 कौम है। जब एक मोमिन नारा लगाते थे हम लोग जब जंग में होते थे और नारा तकबीर अल्लाह अकबर कहते थे, तो उसके बाद पीछे पलट के कोई नहीं देखता था। सही। कौम भी हमारी ऐसी अब भी इतनी ताकतवर है,
اتنی محب वतन है, दिल जलते हैं तो शायद ज़रूर सोशल मीडिया के ऊपर कुछ अपने दिल का गुबार निकालते होंगे, लेकिन आई टेल यू जब भी सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगा है सारी कौम कटी हुई अभी भी। वो हम घास खा लेने वाली बात है, घास खा के न्यूक्लियर प्रोग्राम वाली जो बात की थी, अब भी शायद घास खा लेंगे लेकिन पाकिस्तान को नीचे नहीं आने देंगे। हाँ एक तवक्को वो रखते हैं, सही, सिंसियरिटी ऑफ द पॉलिटिशियंस, लीडरशिप एंड दैट्स इट। और ब्रिगेडियर साहब की बात में एक लाइन ऐड कर दूं, उन्होंने कहा ना नारा तकबीर अल्लाह अकबर, ये वो वाहिद नारा है जो इस कौम को एक कर सकता है, बकिया कोई नारा एक नहीं कर सकता, ना पंजाबी का नारा, ना सिंधी का नारा, ना कराची के महाजिर का नारा, सिर्फ नारा तकबीर है जो मसले हल कर सकता है। बिल्कुल ये बात कि नस्ली बरतरी कोई चीज नहीं, जुबान की बरतरी कोई, ना काले को गोरे पर, ना गोरे को काले पर, ना जुबान को ना इलाके को, यही इस्लाम का बुनियादी उसूल है। सब अल्लाह के बंदे हैं, आदम और हवा की औलाद हैं, एक आदम हवा मिट्टी से पैदा किए गए और उनसे हम पैदा किए गए, यही हदीस रसूल है, यही बात अल्लाह ताला ने कही है। अगर इस पे हम वाकई ईमान ले आए सच्चे दिल से और इसके मुताबिक अपने आप को चलाएं और अपनी औलाद की और आने वाली नस्लों की तरबियत करें, और यही बात हमारी दानिशगाहों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, मस्जिदों, मेंबर में भी ये बात कही जाए तो हम एक कौम बन सकते हैं। बिल्कुल एक कौम बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, इसमें कोई शक नहीं हमें एक कौम बनना होगा, एक कौम है। थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो गम गुस्सा है वो होता है, लेकिन लीडरशिप अगर सही हो और ऊपर से पैगाम अच्छा आए तो ये कौम एक कौम बनी। और माजी में भी हमने देखा कि स्टैंड लेती है तो फिर दुनिया तारीफ़ करती है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के अवाम की। तो हमें एक कौम बनना होगा और पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जाना होगा। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।